Agarwal. So she's a doctor by education and she's a digital content creator and food blogger by her passion and profession now. So basically just हम लोगों की तरह ही पढ़ाई करते करते she just found out that she's very passionate about food. So उन्होंने अपनी डेंटिस्ट्री की पढ़ाई कंप्लीट करने के बाद डोंट थिंक उन्होंने पढ़ाई बीच में छोड़ने के बाद नहीं पैशन को फॉलो करा है. तो once she completed her degree उन्होंने अपना फूड ब्लॉगिंग का पैशन आगे कैरी फॉरवर्ड किया. So when she was in the final year of her college, she started curating content for her social media platforms. So 2016 में उन्होंने अपनी content creating की journey को start किया है and so far she has collaborated with over 500 brands across the nation. और उनको इन सारे content के लिए बहुत सारे awards भी मिले हैं. Starting off in 2018 itself, just 2 years after उन्होंने अपनी journey start करी. The first one being the Best Food Blogger Award, Food Talent of the Year Award, Smart Folks Award for engaging content during lockdown. So even the lockdown could not stop her stride towards her passion. उनके वे के अंदर कुछ भी नहीं आया when it came to her passion. So this is one of the lessons that she'll be taking forward with us. She was also awarded the Social Media Influencer of the Year during this year itself. So one of the most recent awards being Social Media Influencer of the Year, which is a great achievement, I would say. So जो हमने अपने past classes के अंदर पढ़ा है about personal branding, she is here to talk us about the practical implications of personal branding. कि आप एक personal brand को real life में कैसे build करते हैं. So I would prompt all of you to ask a lot of questions, as many as you can. जो भी आपके दिमाग में questions हैं, make sure they're relevant to the topic and get as much as you can from her. So I would please ask Sakshi to present Radhika with the bouquet. Start the conversation with Radhika and I want all of you to be very attentive towards it and ask questions once we are done with the interview. Okay? Let's just get started. So Radhika, let's start at the very beginning. आपका फूड के लिए ये पैशन कहाँ से आपको रियलाइज़ हुआ कि मेरे को है लेकिन इसमें जाना है? आई थिंक एज इंडियंस और हम सब देसी फैमिली से आते हैं. फूड आई थिंक सभी का एक कॉमन ग्राउंड है. हम सबको बचपन से इतना खिलाया पिलाया जाता है दैट वी आर ऑल अट्रैक्टेड टूवर्ड्स फूड. सो आई वॉज ऑलवेज इंटरेस्टेड इन दैट एंड बड़े होते होते जैसे जैसे टेक्नोलॉजीज़ बढ़ी, सोशल मीडिया आया एंड मुझे फ़ोटोग्राफी का भी काफ़ी शौक था. सोशल मीडिया, फोटोग्राफी, फूड, जब तीनों चीज़ें मिल गई तो आइडियल करियर पैशन. सो डेंटिस्ट्री के बाद आप फूड ब्लॉगिंग में गए. सो इतना कॉन्फिडेंस आपको खुद पे कैसे आया एंड खुद की कैपेबिलिटीज़ पे कैसे आया कि एक प्रॉपर डेंटिस्ट्री अपन अगर इंडियन फैमिलीज़ को देखें सो हर पेरेंट का होता है कि मेरा बच्चा डॉक्टर बन जाए, इंजीनियर बन जाए, खुद का बिजनेस कर ले या कुछ भी एक सब्सटैंशियल वो करे. वो छोड़ के एक कम्प्लीटली एलियन इंडस्ट्री में जाने का वो जो शिफ्ट आता है वो आपका इंटरनल कॉन्फिडेंस कहाँ से आया उसके लिए? आई थिंक मुझे कभी पता ही नहीं था मुझे क्या करना है लाइफ में. तो बचपन से ही मैं ऐसी थी कि यार मुझे पता ही नहीं क्या करना है. पढ़ाई में आई एम ओके बट एक्स्ट्रा करिकुलर एक्टिविटीज़ में आई एम ओके. तो क्या करें. पेरेंट्स सेड कि चलो डॉक्टर बन जाओ. ठीक है, डॉक्टर बन गए. बट देन जब मैं कॉलेज में थी तो मुझे रियलाइज़ हुआ कि मुझे ये नहीं करना. तब भी मुझे ये नहीं पता था कि मुझे लाइफ में करना क्या है आगे, बट मुझे पता था कि मुझे ये नहीं करना. सो आई थिंक दैट वाज द फर्स्ट स्टेप कि मैंने खुद को समझाया कि नहीं करना ये, वो आपने एक्सेप्ट किया. फिर धीरे धीरे एज अ हॉबी मैंने ब्लॉगिंग स्टार्ट की, कंटेंट क्रिएशन स्टार्ट किया. करते भी मुझे लगा नहीं, आई शुड टेक अ रिस्क और हमें ट्राई करना चाहिए जो भी हमें लगता है कि हम उसमें पैशनेट हैं. सो आपने बोला कि आपके पेरेंट्स कह रहे थे कि डॉक्टर की तरफ जाना चाहिए, डॉक्टरेट करनी चाहिए. सो जब आपने डिसाइड किया कि यार मेरे को अब वो कंटिन्यू नहीं करना है, मेरे पास एक पूरी डिग्री मैंने इतने साल स्पेंड करे हैं एंड मेरे को फूड ब्लॉगिंग की तरफ जाना है, सो पेरेंट्स का क्या रिएक्शन रहा उस वक्त पे? पेरेंट्स को ऑफकोर्स आज तक समझ नहीं आए. मुझे 6 साल हो गए हैं ब्लॉगिंग करते हुए, बट वो अभी भी कंफ्यूज नहीं कि करती क्या है. ये दिन भर कमरे में रहती है या ये बाहर होती है, करती क्या है. बट काफ़ी मुश्किल हुआ उन्हें समझाना. बट एट द एंड ऑफ द डे अगर आप कुछ बहुत मन लगा के कोई चीज़ कर रहे हो और जब उसका रिजल्ट आता है एंड जब आपके पेरेंट्स भी देखते हैं सो दे फील प्राउड कि हाँ कुछ सही कर रही है. हमें पता नहीं क्या कर रही है बट जो कर रही है सही कर रही है. सो आपने जैसे ये बोला कि एक थोड़ा लाइफ भी एलियनेट हो जाती है एक तरीके से, क्योंकि आप अपने कमरे में कंटेंट का आइडिया ब्रेनस्टॉर्म कर रहे हो, SEO वगैरह ये सब कर रहे हो, या फिर आप बाहर जाके एक्चुअल कंटेंट बना रहे हो. सो आइसोलेशन के सिवाय और क्या क्या चैलेंजेस है जो इस इंडस्ट्री में जो भी इंसान घुसता है उसको थोड़ा मेंटली प्रिपेयर होना चाहिए? आई थिंक सबसे बड़ा चैलेंज है सोसाइटी.
बिकॉज सोसाइटी एंड फैमिली रिलेटिव्स ये लोग नहीं समझते कि ये क्या चीज़ है, ये नई, बिकॉज इंटरनेट सोशल मीडिया ये सारे नए प्लेटफॉर्म्स हैं और बहुत मुश्किल है सोसाइटी को समझाना कि अगर आप एक डॉक्टर हो और आप वो छोड़ के आप सोशल मीडिया जैसा प्रोफेशन चूज़ कर रहे हो. सो आई थिंक दैट इज़ द बिगेस्ट चैलेंज. पहले सोसाइटी को टैकल करना, फिर सेकेंड आता है कि आप खुद को प्रिपेयर करो चैलेंजेस, क्योंकि आप अकेले कुछ कर रहे हो. एंड आई थिंक मोस्ट ऑफ यू वुड वांट टू बिकम एंटरप्रेन्योर्स हियर, तो दैट इज़ लाइक अ वन पर्सन जॉब. तो आपको खुद ही को कॉन्फिडेंस देना है, खुद ही मोटिवेट होना है. आप गिरोगे बट आपको खुद ही को समझाना है कि नहीं, चैलेंजेस आ रहे हैं बट आई शुड मूव फॉरवर्ड. मैम, आप वो डेंटिस्ट वाले प्रोफेशन में सेटिस्फाइड थे कि एट द आप इस वाले प्रोफेशन में सेटिस्फेक्शन, जो सेटिस्फेक्शन का लेवल है वो किस में ज़्यादा अच्छा है आपका, क्या था? इसी में मैं कहूँगी ज़्यादा है, बिकॉज जब मैं परस्यू कर रही थी डेंटिस्ट्री तब भी मुझे पता था कि यार प्रोफेशन अच्छा है, ऑब्वियसली रिस्पेक्ट है, लोगों को पता है डॉक्टर हो तो एनीवे सब आपको रिस्पेक्ट करते हैं, पैसे भी हैं, सोसाइटी सब में कुछ आपका भी एक है होता है. एक, बट अंदर से जो एक आपका होता है ना कि मुझे ये नहीं करना, मुझे कुछ और परस्यू करना है. तो अब मैंने फाइनली जब वो स्टेप किया और अब मैं यहाँ हूँ तो आई फील सेटिस्फाइड कि चाहे मैं थोड़े पैसे कम कमा रही हूँ, चाहे मुझे सोसाइटी से उतनी रिस्पेक्ट नहीं मिल रही है, बट अंदर से आई एम हैप्पी कि मैंने ये काम चूज़ किया. जी थोड़ा सेटिस्फाइड आप इस प्रोफेशन में ज़्यादा है. ओके. सो आपने ये बात बोली कि चाहे मैं पैसे कम कमा रही हूँ, सो ये एक इल्यूजन आई थिंक सबको रहता है. आई थिंक कि इन्फ्लुएंसर हो तो यानी आपकी स्टार्टिंग से ही बहुत ही बड़ा बैंक ब्रेक करने वाला अर्निंग आती है, बट आई एम अज्यूमिंग कि एक जेंटल प्रोग्रेशन में होता है. फर्स्ट 2 years आपके इतना कुछ वैसे नहीं होता है. सो उसकी आपका क्या जर्नी रही है? काफ़ी डिफ़िकल्ट है, बिकॉज लाइक आई सेड ये एक नया प्रोफेशन है, लोग एक्सेप्ट नहीं कर पाते कि क्या है क्या नहीं. एंड इनिशियली तो कोई पैसे देता ही नहीं है आपको. एंड बीइंग अ क्रिएटर आपको ये भी एक्सेप्ट करके चलना है कि अगर आपको स्टार्ट कर रहे हो अपनी जर्नी तो आपको शुरुआत में यू हैव टू टेक सम प्रोजेक्ट्स जो आप पेड नहीं कर रहे हो. इवेंचुअली व्हेन यू बिल्ड योर क्रेडिबिलिटी, जब लोगों को आप पे भरोसा होगा, आप अपना काम कंटेंट डिलीवर कर रहे हो, धीरे धीरे यू इंक्रीज दैट अमाउंट. और ऐसा नहीं है कि स्टार्ट करते ही अब मुझे बहुत सारे पैसे मिल गए. धीरे धीरे आप लाइक एनी अदर बिजनेस आप धीरे धीरे ही ग्रो करते हो. उसके सिवाय आपने ये भी बोला कि स्टार्टिंग में इतना चैलेंजेस थे कि फ्रेंड्स वगैरह सोसाइटी के, सो उसमें आपके सपोर्टर्स कौन रहे हैं सबसे बड़े? स्टार्टिंग में जब आपको इतने चैलेंजेस आ रहे थे, लोग भी क्वेश्चन कर रहे थे कि इतना स्टेबल करियर एक तरीके से छोड़ के शी इज़ गोइंग इनटू समथिंग जो इतना डेवलप भी नहीं था. 2016 में इन्फ्लुएंसर्स वर नॉट वेरी बिग. सो कौन आपके सपोर्टर्स रहे या फिर आपने सपोर्ट के लिए किसको रीच आउट किया? आई थिंक बिगेस्ट सपोर्टर फर्स्टली मैं खुद ही थी अपनी. मैंने जैसे कहा, आप अगर एंटरप्रेन्योर हो या आप अपना कोई पर्सनल ब्रांड बिल्ड करना चाहते हो तो आप अकेले ही हो, आपको पता है अंदर क्या चल रहा है, यू हैव टू सपोर्ट योर सेल्फ. उसके बाद मेरे फ्रेंड्स थे, दे सपोर्टेड मी सरप्राइजिंगली. क्यों आई थिंक वो जनरेशन एक गैप भी होता है कि जो बड़ी जनरेशन के लोग हैं उन्हें शायद समझ नहीं आता है क्या काम है. तो वो उतना सपोर्ट नहीं कर पाए जितना मेरे खुद के फ्रेंड्स और मेरे सर्कल के लोगों ने किया था. सो आई थिंक दिस वॉज माई सपोर्ट सिस्टम. एंड स्टार्टिंग में स्टार्ट जब करते हैं तब अपने पास इतना प्रोफेशनल नहीं होता. अब आपके पास एक प्रोफेशनल फोटोग्राफी टीम है, हर एक प्रोफेशनल सेटिंग में आप काम करते हो. स्टार्टिंग में आई एम अज्यूमिंग इट इज़ अ 1-person शो कि हर चीज़ आपको ही करनी है, शूटिंग पूरी आपको करनी है, एडिटिंग आपको करनी है, SEO वगैरह सब आपको संभालना है. सो स्टार्टिंग में ऐसे कौन से रिसोर्सेज हैं जो लोग टैप कर सकते हैं जब इस इंडस्ट्री में जाना चाह रहे हैं? क्योंकि तब तो अपन एक प्रोफेशनल फोटोग्राफर को नहीं ला सकते अपने साथ. आई थिंक जब मैंने स्टार्ट किया था तब रिसोर्सेज भी नहीं थे, कोई अवेयरनेस भी नहीं थी सोशल मीडिया या फोटोग्राफी या वीडियोग्राफी की. बट अब 2022 में इन्फ्लुएंसर मार्केटिंग, सोशल मीडिया मार्केटिंग इतना बढ़ गया है कि नाउ आपके पास कोर्सेज भी हैं. काफ़ी सारी यूनिवर्सिटीज़ हैं जहाँ पे सोशल मीडिया मार्केटिंग के कोर्सेज हैं. कोर्सेज नहीं तो वर्कशॉप्स होती है. एंड अगर आपको ऑफलाइन भी सीखना है, आपको स्पेंड भी नहीं करना है, यू जस्ट वांट टू एक्सप्लोर कि क्या है, मैं चाहूँगा या नहीं इसको एक्सप्लोर करना, तो आप ऑनलाइन जाके यूट्यूब पे देख सकते हैं. बहुत सारे आपको यूट्यूब ट्यूटोरियल्स मिल जाएंगे फोटोग्राफी के, सोशल मीडिया मार्केटिंग के. जो बेसिकली मुझे लगता है यूट्यूब ऐसी चीज़ है, आपको कुछ भी इंटरेस्ट है आप वहाँ जाके लिखो कि मुझे ये सीखना है, मेकअप सीखना है, फोटोग्राफी सीखना है, आपको हर चीज़ की यू हैव एवरीथिंग अवेलेबल देयर. राधिका, अनदर क्वेश्चन जस्ट टू टेक ऑन व्हाट यू सेड अबाउट मेकअप कि मैंने जब 2016 में खुद मेरा एक्सपोजर सोशल मीडिया में रहा था तब फिल्टर्स एंड हेवी मेकअप का बहुत ज़्यादा था.
एंड मैं आपके पुराने एकदम पोस्ट पे गई एंड आपका एकदम प्लेन सा वो रहा है, हमेशा आपने कभी इतना मेकअप को फोकस सेंटर बना के अपना ब्रांड नहीं बनाया. सो वो करते हुए आपको कोई डर लगा कभी कि प्रेजेंटेबल लोग सोसाइटी में कोई और कंडीशनिंग है एंड वैसे? कंडीशनिंग आई थिंक इट्स अगेन अ पर्सनल चॉइस. आपका हर इंसान का एक अपना इंडिविजुअल स्टाइल होता है. कोई भी आप आर्टिस्ट भी ले लें, सबका आर्ट फॉर्म होता है. आई थिंक आप जो भी लाइफ में करते हो इट्स एन आर्ट. चाहे आप पढ़ाई कर रहे हो, आप कुकिंग कर रहे हो, आप फोटोग्राफी कर रहे हो, हर चीज़ एक आर्ट होती है. सबका अपना तरीका होता है. अभी आप 5 पेंटर्स की पेंटिंग्स रख दोगे सामने एंड आप बोलोगे कौन सी कितनी अच्छी है, यू कैन नॉट डिसाइड इट बिकॉज सबका अपना अलग आर्ट फॉर्म है. कुछ लोगों को एक की अच्छी लगेगी, कुछ को दूसरे की. सो आई थिंक दैट्स योर पर्सनल चॉइस. आप खुद पे कॉन्फिडेंस रख के यू जस्ट कीप डूइंग व्हाट यू डू. सो आपके क्या पर्सनल ब्रांड चॉइसेस थी जब आप स्टार्ट कर रहे थे कि मेरे को ये एक मार्केट गैप फिल करना है या फिर ये एक चीज़ मेरे को प्रेजेंट करनी है जो मेरे को लग रहा है कि मार्केट में अभी तक प्रेजेंट नहीं हुई है, या फिर मेरे को लगता है कि मेरी ये चीज़ मैं कन्वे करना चाह रही हूँ. सो आपकी पर्सनल ब्रांड वैल्यूज़ क्या रही जब आपने स्टार्ट किया? सो बेसिकली सिंस मैं फूड के अराउंड कंटेंट बनाती हूँ, तो माई जॉब इज़ प्राइमरली टू रिव्यू एंड प्रमोट कैफ़ेज़, रेस्टोरेंट्स, कोई भी फूड रिलेटेड चीज़ होती है. सो उसको जाके मैं उसका कंटेंट क्रिएट करके शूट करके प्रमोट करना इज़ बेसिकली माई जॉब. सो उसमें आई हैव टू राइट वहाँ का रिव्यू ऑल्सो. तो मैंने शुरू से ये माना है कि मैं जो भी एक मेरे पास इतना बड़ा प्लेटफॉर्म है, इतने सारे लोग मेरा कंटेंट देख रहे हैं, रिव्यू पढ़ रहे हैं, तो आई मेक श्योर कि मैं ऑनेस्ट अप्रोच यूज़ करूँ. मैं अगर कहीं भी जाती हूँ तो मेरा जैसा एक्सपीरियंस है मैं ऑनेस्टली सबके साथ शेयर करूँ. सो दैट हैज़ बीन लाइक माई कोर वैल्यू कि ऑलवेज बी योर सेल्फ एंड अपना मतलब सच बोलो. एंड आई नो सोशल मीडिया को लोग कहते हैं कि सोशल मीडिया वर्सेस रियलिटी चलता रहता है, बट मैं ट्राई करती हूँ कि सोशल मीडिया पे आई कीप माई लाइफ एंड माई सेल्फ एज रियल एज आई कैन. एंड सो आपका ब्रांड मैसेज इन अ वे व्हाट आई एम डिसाइफरिंग इज ऑनेस्ट रिव्यूज़, जहाँ पे एक तरफ काफ़ी ज़्यादा अफिलिएटेड वैसे बहुत होता है. सो हाउ डू यू फाइंड द बैलेंस? बिकॉज आई एम अज्यूमिंग कि फॉर मनी तो आता अफिलिएशन से ही है. सो एक बैलेंस होता है कि जहाँ पे अपन ऑनेस्टी एंड अफिलिएशन को मर्ज करते हैं, क्योंकि अगर अपन इसको करियर की तरह देखें, एट द एंड ऑफ द डे एज अ पर्सन आई नीड टू अर्न माई ब्रेड एंड बटर. उसके बिना रोज़ी रोटी कहाँ चलेगी? सो वो कहाँ से आप बैलेंस किस तरीके से अप्रोच करना चाहिए कि मेरे को इस तरीके से अफिलिएशंस को अप्रोच करना है, क्या करना है मेरे को कि मैं अपनी ऑनेस्टी एंड इंटेग्रिटी मेंटेन रखूँ. सो अगेन आप व्हेनेवर यू स्टार्टिंग योर ब्रांड, आपको तभी से अपने माइंड में सेट करना है कि दीज आर माई ब्रांड वैल्यूज़ एंड आई हैव टू स्टिक टू दीज वैल्यूज़ नो मैटर व्हाट. मैंने जब स्टार्ट किया तब मैंने सोचा कि नहीं, मेरा यूएसपी जो मुझे और भी क्रिएटर्स हैं उनसे स्टैंड आउट कराता है कि मेरे रिव्यूज़ ऑनेस्ट है, मेरा कंटेंट भी अच्छा है. सो मैंने वो मेंटेन किया. एंड अभी भी जब भी मुझे कुछ एफिलिएशंस आते हैं, कोलैबोरेशन रिक्वेस्ट आती है, सो मतलब आई हैव मेड माई प्रपोजल्स लाइक दैट कि आई टेल देम इन एडवांस दैट इट्स ऑलवेज गोइंग टू बी एन ऑनेस्ट रिव्यू. अगर बाई चांस आपका नहीं है कुछ वहाँ पे मेरा एक्सपीरियंस अच्छा रहा है, so I will not post about it, or I will post about it honestly. So I make that clear with the client beforehand, so that there's no confusion later on. And मतलब पैसे आ रहे हैं ओके, बट अगर मैंने पैसे लेके झूठ लिख दिया, ठीक है, पैसे मुझे मिल गए, बट एट द एंड ऑफ द डे जो इतने लोग मुझे फॉलो कर रहे हैं वो पढ़ के उस रेस्टोरेंट में जाते हैं एंड देन दे डू नॉट गेट द सेम एक्सपीरियंस. सो मेरी क्रेडिबिलिटी, मेरी ब्रांड की वैल्यू कम हो रही है उससे. सो इंस्टेड ऑफ कॉम्प्रोमाइजिंग देयर, आई कॉम्प्रोमाइज ऑन द पेमेंट एस्पेक्ट. ये ठीक है, मेरे पास 2 क्लाइंट्स में भी मना कर दें कि नहीं हमें ऑनेस्ट रिव्यू नहीं चाहिए, बट उससे ज़्यादा मुझे 10 और मिलेंगे जहाँ मैं सच लिख पाऊँगी और ज़्यादा लोग भरोसा करेंगे मेरे काम. सो ऐसा कभी हुआ है कि आपने एक्चुअली किसी के साथ एग्रीमेंट साइन किया, आप गए और आपका एक्सपीरियंस अच्छा नहीं रहा हो? सो उस सिचुएशन में आपने किस तरीके से लाइक या तो ब्रांड पुल आउट करते हैं या क्या होता है बैक एंड? सो आई give them 2 options कि either like I'll write whatever has happened and whatever my experience has been, या फिर हम ये रहने देते हैं कोलैबोरेशन, इसको स्किप करते हैं, ऑल टुगेदर स्किप कर सकते हैं, या अगर आप इन चीज़ों को इम्प्रूव करेंगे तो हम वापस से मे बी इन 10-20 डेज़ हम वापस आके कर सकते हैं. एंड बेस्ड ऑन दैट एक्सपीरियंस आई कैन राइट माई रिव्यू. ओके. एंड इसमें आपको कभी ऐसा प्रॉब्लम आया है कि किसी ब्रांड ने बोला है कि नहीं पर हमारी तो अग्रीमेंट थी पहले, अब आप ऐसे कैसे कर सकते हो? क्योंकि ऐसे भी आई एम अज्यूमिंग थोड़े इनिशियली ये होता था बिकॉज लाइक दैट एज यू ग्रो आपको समझ आती है चीज़ें कैसे करनी है. शुरुआत में मुझे भी इतनी चीज़ें नहीं पता थी, तो मतलब हुआ है मेरे साथ. एंड देन आई रियलाइज, उससे मैंने सीखा कि नहीं,
मुझे एडवांस में ही व्हेन आई एम टॉकिंग टू द क्लाइंट और द ब्रांड आई हैव टू क्लियर ऑल द थिंग्स कि नहीं ऐसा है, अगर हाँ। ऐसा हो गया तो ये करेंगे, तो आप सीखते सीखते ही सीखते हो। नहीं, ट्रू। सो एक और क्वेश्चन जस्ट इसी का ही कि प्रोग्रेस में इनिशियली आई एम अज्यूमिंग, जो आपने बोला कि पैसे देते ही नहीं थे लोग, कि उनको इन्फ्लुएंसर समझ में नहीं आता था, एंड वो स्लोली एंड प्रोग्रेस अब कर रहा है। सो अब इस स्टेज पे आपको किस पॉइंट पे पता चला कि अब मैं चार्ज कर सकती हूँ, एंड मैं कितना चार्ज कर सकती हूँ? एक बड़ा क्वेश्चन आता है, क्योंकि जैसे कोई भी स्टार्ट करता है, आपको नॉलेज ही नहीं है बाकी इन्फ्लुएंसर्स क्या चार्ज कर रहे हैं, ना ही कोई इतना ओपनली इसको डिस्कस करता है, वेरी फ्रैंकली। सो आपको पता कैसे चलता है कि मेरे को अपनी वर्थ कहाँ पे प्लेस करनी है, मेरा क्या होना चाहिए? इसका आई नो मल्टीपल मैट्रिक्स हैं ऑनलाइन, कई लोग कहते हैं फॉलोअर्स या लाइक्स या इंटरेक्शन के बेसिस पे होता है या किसी और बेसिस पे। आई थिंक वो आपकी पर्सनल चॉइस है, आप खुद के काम को कितना रिस्पेक्ट करते हो आपके ऊपर है कि आपको क्या लगता है आपके काम की क्या वर्थ है। जैसे मैंने पेंटर का एग्जांपल दिया था, अभी वो पेंटर है, वो पेंटिंग बना रहा है, अब वो उस इंडिविजुअल के ऊपर है, अगर वो किसी कंपनी के साथ नहीं काम कर रहा, वो एक खुद भी फ्रीलांस आर्टिस्ट है, सो उसके ऊपर है ना उसको अपनी आर्ट कितनी वर्दी लगती है कि मैं इस पेंटिंग को कितने में बेचूंगा। कुछ पेंटर्स होते हैं जिनकी मतलब लैक्स एंड क्रोर्स में एक एक पेंटिंग बिकती है, जो हमें समझ भी नहीं आती प्रॉब्ली, अगर हमें नहीं पता क्या है हमें समझ नहीं आता, बट इसका मतलब ये नहीं है कि वो गलत है या वो बेवकूफ़ बना रहे किसी को, वो उसका आर्ट है एंड उसको अपनी वर्थ पता है, इसलिए वो इतने उसकी कोटेशन कोट कर रहा है। वैसे ही आप कुछ भी कर रहे हो, तो मैंने भी यही डिसाइड किया था कि दिस इज़ माई वर्थ, तो मैं ऐसा कोट करके देखो तो सही। आप पहले मार्केट में स्टेपिंग इन साइड दैट मार्केट, ट्रायल एंड एरर करना पड़ेगा, धीरे धीरे आप सीखोगे। एंड बिकॉज आज के टाइम इन्फ्लुएंसर मार्केटिंग इतना ग्रो किया, इतने सारे ऑलरेडी इन्फ्लुएंसर्स हैं, सो यू कैन ऑलवेज टॉक टू अदर फेलो इन्फ्लुएंसर्स एंड क्रिएटर्स कि क्या चल रहा है क्या नहीं। सो कितनी ट्रांसपेरेंसी एक्चुअली उस पर रहती है? क्योंकि वेरी फ्रैंकली स्पीकिंग, जब आई थिंक आपने भी स्टार्ट किया था, अपनी 4-5 साल पहले इस बारे में बात हुई है, तब आपका भी एक फेज़ आया था कि कितना चार्ज करना है, लोग इतना बताते नहीं हैं ओपनली कि क्या वैल्यू होनी चाहिए। वो आई एम अज्यूमिंग, या अब थोड़ा खुल गया है मार्केट इसको लेके कि लोग थोड़ा ओपन हो गए हैं? हाँ, बिकॉज अभी ये एकदम से स्पेसिफिकली लॉकडाउन के बाद से सोशल मीडिया एंड इन्फ्लुएंसर मार्केटिंग को एक बूम मिला है, तो अब लोग ज़्यादा ट्रांसपेरेंट, बिकॉज अगेन पहले क्योंकि इन्फ्लुएंसर मार्केटिंग इतना पॉपुलर नहीं था, तो लोग खुद भी हिचकिचाते थे कि नहीं हम कैसे किसी को बताएं हम कितने पैसे ले रहे हैं या हम कितना एक्सपेक्ट कर रहे हैं। बट नाउ बिकॉज है या दिस इज़ एन एस्टैब्लिश्ड प्रोफेशन नाउ, सो आई डोंट सी अ रीज़न कि कोई ट्रांसपेरेंट एंड अगर अपन ट्रांसपेरेंसी की तरफ जाते हैं, जस्ट पर्सनल क्वेश्चन इसमें से, सो अपन ने बोल दिया कि यार दिस इज़ द अमाउंट एसोसिएटेड विद इट एंड आर कोड वैल्यूज इज ऑनेस्टी। सो आई नो कि यू विल गिव एवरीथिंग ऑनेस्टली, आई फॉलो योर रिकमेंडेशंस टू द टी, पर कई लोग ऐसे भी होते हैं ना जो उसका एसोसिएशन नेगेटिव करते हैं। अब आई कंसिडर इट एज एनी अदर बिजनेस होता है, राइट? कि अगर मैं शॉप पे जा रही हूँ, मेरे को एक पेन भी खरीदना है, मेरे को एक सर्टेन अमाउंट तो देना पड़ेगा, उससे पेन की क्वालिटी का कोई वो नहीं है एसोसिएशन। सो सिमिलर वे में ये डिस्टिंक्शन कैसे ऑडियंस में बनाया जाता है? अगेन आप ओवर द इयर्स जो अपने ऑडियंस के साथ, अब मेरे सेट फॉलोअर्स हैं जो इंक्रीज़ हुए ओवर द इयर्स, वो मुझे फॉलो कर रहे हैं। आप अगर रियल रहोगे, ऑथेंटिक रहोगे, एंड लाइक आई सेड मैंने शुरू से कोशिश की कि ऑनेस्ट रहे मेरे रिव्यूज़ भी और मैं खुद भी, तो लोग देखते हैं, लोगों को मतलब सामने वाले को पता चलता है। आप ऐसा नहीं कर सकते कि मतलब इतने सालों तक आप सामने वाले को बेवकूफ़ बनाओ, ऐसा पॉसिबल नहीं है। एवरीवन इज़ इंटेलिजेंट एंड स्मार्ट इन दिस डे एंड टाइम, तो लोगों को खुद ही पता चलता है। एंड अगेन मैंने और भी देखा है कि जब मैंने स्टार्ट की अपनी जर्नी, तब देयर वर अदर पीपल ऑल्सो स्टार्टेड देयर जर्नी, एंड कुछ ऐसे थे जिन्होंने जो नहीं अपना ऑनेस्ट सेल्फ दिखा पाए या वट एवर रीज़न से, वो सीरियसली नहीं किया उन्होंने, तो जो ऑडियंस थी उन्होंने रियलाइज़ किया कि ये हमें ये इंसान असली लग रहा है, ये ऑथेंटिक है, इसका काम हमें पसंद आ रहा है। सो ओवर द इयर्स एक ट्रस्ट बिल्ड होता है एंड इट्स अ गिव एंड टेक थिंग। मैं अगर किसी जगह के बारे में पोस्ट कर रही हूँ, चाहे वो पेड हो या नहीं हो, यू एज अ फॉलोअर आप जा रहे हो और आपको कंटिन्यूसली वो सही सेम एक्सपीरियंस मिल रहा है, सो ऑब्वियसली दैट ट्रस्ट इज़ देयर। एंड व्हेन आई गेट दैट फीडबैक फ्रॉम माई फॉलोअर्स कि हाँ हम आपने ये लिखा था, हम यहाँ गए और हमें ऐसा ही एक्सपीरियंस मिला, तो आई गेट दैट फीडबैक कि हाँ मतलब मैं सही कर रही हूँ जो कर रही हूँ। सो मैं ये भी करती हूँ कॉन्स्टेंटली, आई मेक श्योर कि मैं अपने फॉलोअर्स और ऑडियंस के साथ इंटरेक्ट करते रहूँ, जिससे मुझे उनके माइंड में क्या चल रहा है, अगर
ऑब्वियसली ऐसा तो नहीं है आई एम परफेक्ट, हाँ। सारी चीज़ें आप इम्प्रूव कर सकते हो. सो आई कीप एन ओपन कॉन्वर्सेशन कि आप मुझे बताओ कि आप एज अ फॉलोअर आपकी मुझसे क्या एक्सपेक्टेशन है, तो मैं उन चेंजेस को इनकॉर्पोरेट करूँ. Radhika, I have a question for you. When you say कि ये बहुत era है social media versus reality का, so I believe your brand would also be prone to trolling and people bashing you about it. So was your brand prone to it? And if it was, then how did you tackle all of that? Like how do you moderate the content that is being thrown around about your brand? I think that is one thing that's inevitable because social media, internet, इस चीज़ का एक्सेस हर इंसान के पास है पूरी दुनिया में. एंड स्क्रीन के पीछे बैठ के एनीवन कैन डू एनीथिंग. सो ऑफ कोर्स ट्रोलिंग होती है, एंड एनीवन विद एन ऑनलाइन प्रेजेंस नोज दैट अगर आपका एक पब्लिक अकाउंट है सोशल मीडिया प्लेटफॉर्म में, चाहे आप इन्फ्लुएंसर हो या नहीं हो, you will be somehow trolled. So that is inevitable, but all you can do is कि आप over the years again, जैसे मुझे पहले बहुत अफेक्ट करती थी ये चीज़ बिकॉज मेरा अकाउंट फूड रिलेटेड है. सो पीपल से सर्टन थिंग्स लाइक कि दे स्टार्ट बॉडी शेमिंग कि कितना खाते हो आप एंड रोज़ बाहर खाते हो एंड थिंग्स लाइक दैट. बट तुम्हें स्क्रीन के पीछे से नहीं पता ना मेरी लाइफ क्या है, व्हाट मेजर्स आई एम टेकिंग टू टैकल माई लाइफ. सो इट्स ईजी टू कमेंट. एंड शुरू में ऑफकोर्स मुझे बहुत बुरा लगता था कि कोई ऐसे कैसे कह रहा है. बहुत मेरा अगर एक कमेंट आता था तो मेरा पूरा एक दिन उसको सोचने में निकल जाता था कि यार इसने ऐसा क्या कह दिया. बट देन रियलाइज़ किया मैंने कि नहीं, ये कोई इंसान है जो स्क्रीन के पीछे से वो बहुत फ्री है, वो ये कर रहा है, बट मुझे ये खुद को अफेक्ट नहीं होने देना है. एंड लोग बोलते रहेंगे, आप अपना काम करते रहो. सो राधिका अगेन, सो जब मेरे अगेंस्ट कभी कोई कुछ हुआ है ऐसा एक दो बार, मेरा कॉलेज में एक पब्लिक अकाउंट था. सो मेरे साथ क्या होता था, मैं हमेशा रिटेलिएशन में जाती थी कि अच्छा मैं क्या पोस्ट कर सकती हूँ जिससे सामने वाले को लगे, जो उसको लग रहा है वो लगे नहीं. कभी आपके साथ ऐसा हुआ है? अगेन पहले होता था, बट मैंने सीख लिया कि नहीं, आप दूसरे लोग क्या सोचेंगे ये सोच के आप टाइम वेस्ट नहीं कर सकते अपना. आप खुद में जिन चीज़ों में बिलीव करते हो आप पोस्ट करो. देयर आर टाइम्स जब यू फील लाइक कि मुझे तो जवाब देना ही है अब सामने वाले को, तो सटली आप कर सकते हो कुछ पोस्ट. बट अगेन वो आपको वो तब करना चाहिए जब आप फुल्ली अंदर से खुश हो, सेटिस्फाइड हो और आउट ऑफ स्पाइट नहीं कर रहे हो. फेयर पॉइंट. मेरा आई थिंक थोड़ा उसमें वेवर करता था. मूविंग फॉरवर्ड, सो इस वक्त पे आपको कभी ये हुआ है कि मैं अपना ब्रांड का वैल्यू चेंज करूँ, या फिर खुद के दिमाग में ये क्वेश्चन आया हो कि मैं ये कंटेंट किसी गलत तरीके से प्रेजेंट कर रही हूँ कि सामने वाले को ऐसा लग रहा है तो मैं ये चेंज करूँ? कभी ऐसे खुद पे क्वेश्चन मार्क्स आए हैं इस प्रोसेस में? आई थिंक क्वेश्चन मार्क कोई भी फ्रीलांसर या एंटरप्रेन्योर है वो लाइफ टाइम खुद को क्वेश्चन ही करता रह जाता है, क्योंकि वो अकेला सब कुछ कर रहा है. एंड क्वेश्चंस उठते भी हैं और मन में भी आते हैं कि यार मैंने इतनी सक्सेस पा ली है, पर अभी भी शायद मैं कहीं कुछ गलत तो नहीं कर रहा है, मैं कुछ गलत तो नहीं कर रही. वो एक कांस्टेंट रहता है बिकॉज आप अकेले सब कुछ कर रहे हो. बट अगेन जैसा मैंने कहा, मेरा ऐसा प्लेटफॉर्म है जहाँ मुझे इतने लोग फॉलो करते हैं, तो मैंने एक वो रिलेशन मेंटेन किया है फॉलोअर्स के साथ कि आप मुझे फीडबैक देते रहो, बिकॉज मैं इस प्लेटफॉर्म के इस साइड से दुनिया देख रही हूँ. सो आई एम डूइंग माई बेस्ट, लेकिन ऑब्वियसली एज अ थर्ड पर्सन व्यू आप मुझे जो फीडबैक दोगे वो मुझे नहीं दिख रहा है. सो इफ़ यू टेल मी, मैं उस पर काम करूँगी, आगे बढ़ूँगी. तो एक कॉन्स्टेंट इंटरेक्शन विद द ऑडियंस इज़ वेरी इंपॉर्टेंट. सो इंटरेक्शन आई एम अज्यूमिंग अर्ली डेज जब आपके थोड़े कम फॉलोअर्स होते हैं तब थोड़ा ईजी होता है, क्योंकि आप हर एक इंसान से पर्सनली कर सकते हो. अब 30,000 लोगों के साथ हर रोज़ पॉसिबल नहीं है. सो अब किस तरीके से आपका इंटरेक्शन विद ऑडियंस बदला है ओवर द पीरियड जैसे ग्रोथ होती है इन इस टर्म में? सो अर्लियर ऐसा लोग मुझे मैसेज करते थे, मैं हर एक मैसेज का रिप्लाई करती थी बिकॉज मुझे पसंद भी लोगों से बात करना. बट ऑफकोर्स नंबर बढ़ता जा रहा है तो वो मैसेजेस की क्वांटिटी भी बढ़ती जा रही है, इतना टाइम नहीं मिलता कि आप हर एक मैसेज को एड्रेस करो. बट वो मेरी कोशिश रहती है कि जो कॉमन क्वेश्चंस होते हैं या कुछ भी ऐसा होता है उन्हें मैं सॉर्ट आउट करके उनके बारे में अलग से पोस्ट करती हूँ. या फिर इंस्टाग्राम लाइव सेशंस होते हैं, वो बेस्ट चीज़ है. आप इंस्टाग्राम लाइव सेशन करो एंड पीपल कैन आस्क यू लाइव क्वेश्चंस. लाइक अभी हम ऑफलाइन ये कर रहे हैं, सेम चीज़ इंस्टाग्राम के ऊपर भी हो सकती है. एंड इस पीरियड में राधिका, लाइक व्हाट चेंज द मोस्ट फॉर यू? खुद की अगर अपन पर्सनल ब्रांड एंड वैल्यू देखें, आई एम अज्यूमिंग ओवर 6 ईयर कॉन्फिडेंस भी बहुत ज़्यादा बूस्टअप हुआ होगा एंड काफ़ी कुछ. तो आपका सबसे बड़ा पर्सनल ब्रांड में क्या चेंज रहा है इन 6 सालों में? तो पर्सनली मैंने खुद में आफ्टर स्टार्टिंग दिस कंटेंट क्रिएशन, खुद में मैंने बहुत सारे चेंजेस देखे हैं. अर्लियर स्कूल में जब मैं थी तो आई यूज़ टू बी द काइंड ऑफ पर्सन जो सिर्फ चुपचाप
मतलब बैठी रहती थी। ऐसा नहीं है कि आई वॉज नॉट इवन एन इंट्रोवर्ट, लेकिन मैं बहुत शाय थी कि मैं अगर किसी रेस्टोरेंट में जाती थी तो अगर मैं फैमिली के साथ रेस्टोरेंट में हूँ तो मुझे इतनी शर्म आती थी कि मैं मेन्यू भी नहीं मांग पाती थी वेटर से। तो उधर उस लेवल में मैं थी। और अब कट डाउन टू आफ्टर 7 to 8 years अब मैं अकेले भी जाके रेस्टोरेंट में खाना खा सकती हूँ। मैं आप सबके सामने आप सबसे बात कर रही हूँ, ये मैंने नहीं सोचा था 10 साल पहले मैं कर पाऊँगी। सो काफ़ी चेंजेस आए। कम्युनिकेशन के तरीके क्लियर होते हैं। आप रोज़ आपको इतने लोगों से इंटरेक्ट करना पड़ता है, कॉन्फिडेंस बूस्ट होता है, कम्युनिकेशन स्किल्स इम्प्रूव होती है। सो जब आप काफ़ी लोगों से इंटरेक्ट करते हो हर दिन, हम लोग पिछली क्लास में डिस्कस कर रहे थे डिफरेंट कॉन्फ्लिक्ट मैनेजमेंट स्टाइल्स, कि सबकी पर्सनालिटी अलग होती है, सबके एंड गोल्स अलग होते हैं, एंड सबकी प्रोसेस टू अप्रोच कोई भी एक चीज़ को डिफरेंट होता है। तो इन सब में आप कैसे डिफरेंट, अगर आपसे कोई है, काफ़ी डिफरेंट मोटिव्स हैं किसी के, सो आप कैसे जेल वेल करके उस पर चलते हो? हाउ डू यू अप्रोच सच सिचुएशंस? अगेन लाइक यू सेड कि सबकी अलग अप्रोच होती है। कुछ लोग बहुत बटरिंग करते हैं, कुछ होते हैं रूडली बात करते हैं स्ट्रेट फॉरवर्ड कि मैं ऐसा हूँ तो मैं ऐसा ही करूँगा। आई ट्राई अ वेरी न्यूट्रल अप्रोच कि मुझे जहाँ अपनी वैल्यूज़ पे भी कॉम्प्रोमाइज़ नहीं करना पड़े, बट अगेन आई मेक श्योर कि मैं रूड भी नहीं हो रही। बिकॉज काफ़ी बार स्पेसिफिकली इंडिया में ऐसा होता है कि आप अगर किसी से डायरेक्ट कोई स्ट्रेट फॉरवर्ड बात करो तो वो उसे रूड लगती है, विच इज़ अ फैक्ट। होता है, ये मेरे साथ भी हुआ है। बट आई ट्राई नॉट टू शुगर कोट एनीथिंग, लेकिन आराम से आप सीधे बिना कुछ लूप होल्स के बात समझाएं, अपनी बात आगे रखें, जिससे सामने वाले को भी इजीली समझ आएगा। एंड इफ़ दे हैव एनी डाउट्स दे कैन ऑलवेज आस्क क्वेश्चंस। ओके, सो ऐसे इंटरेक्शंस में कभी कभार होता है जब आपने अपनी स्ट्रेट फॉरवर्ड स्टार्टिंग में बात रखी हो, सामने वाले ने मिसकंसीव कर लिया, सो एंड उसकी फिर आपको पता है कि जैसे वो चाइनीज़ विस्पर की तरह चीज़ें जाती है। सो उन सिचुएशन में कैसे कॉम्बैट किया जाता है एंड किस तरीके से खुद को कंडक्ट किया जाता है उसके बाद, कि वो प्रोजेक्ट आपका जो भी आप पे काम कर रहे हो वो फ्लॉलेसली फिर भी होए? अगेन ये खुद से ज़्यादा आई थिंक सामने वाले के ऊपर भी डिपेंड करता है। बिकॉज मेरी अप्रोच सेम रहती है कि मैंने स्ट्रेट फॉरवर्ड होके आपको बताया है। नाउ इट्स अप टू यू हाउ यू वांट टू डू यू स्टिल वांट टू कंटिन्यू वर्किंग, या आपको नहीं करना काम, वो आपके ऊपर है। सो बहुत बार ऐसा हुआ है मेरे साथ कि कॉन्फ्लिक्ट अराइज होता है। एंड अगेन मैं अपनी तरफ से सारे पॉइंट सब कुछ उस ब्रांड को, उस क्लाइंट को समझाती हूँ। कुछ लोग होते हैं जो समझ जाते हैं, लाइक दे स्मार्ट, दे अंडरस्टैंड लॉजिक कि ऐसा है, एंड दे स्टिल मूव फॉरवर्ड विद द प्रोजेक्ट। कुछ होते हैं जिन्हें नहीं, लाइक दे टेक इट टू देयर ईगो कि नहीं, ये इवन इफ दे आर रॉन्ग, वो नहीं एक्सेप्ट करेंगे कि ये गलती हमसे हुई है। तो ऐसे बहुत अलग अलग लोग मिलेंगे ज़िंदगी में, एंड यू जस्ट हैव टू स्टैंड योर ग्राउंड। एंड ऐसी सिचुएशन में कभी ऐसा हुआ है, अगेन अभी आपको इतना समय हो गया है इन दिस फेज, बट अर्ली स्टेजेस में जब ऐसा हुआ हो कि यार मैं ये क्यों कर रही हूँ टाइप्स क्वेश्चंस ज़्यादा प्रेवलेंट बिकॉज ऑफ दीज थिंग्स आते हों? वो तो अभी भी आ रहे हैं, ऐसा नहीं है, पहले ही आते थे। फ्री अगर आप अकेले काम कर रहे हो, फ्रीलांसर, एंटरप्रेन्योर, आर्टिस्ट, कुछ भी हो आप, ये क्वेश्चंस लाइफ टाइम, मरते दम तक आपको डेथ बेड में कि मैंने कुछ सही किया या नहीं लाइफ में। बट ये आता रहता है। अगेन आप खुद ही ओवर थिंक करके दुखी होते हो, फिर आपको खुद को खुश करना होता है मोटिवेट होके। तो आई थिंक इट्स एन ऑन गोइंग प्रोसेस। बट हाँ, ये ज़रूरी है एक वर्क लाइफ बैलेंस मेंटेन करना, जो मैं 6 साल से ही कर रही हूँ। बट अभी भी आई एम स्ट्रगलिंग टू मेंटेन अ वर्क लाइफ बैलेंस, बिकॉज मेरा काम ऐसा है कि दोनों चीज़ें बहुत इंटरमिंगल्ड हैं। एंड हाउ डू यू ब्रिंग डांस इन टू द मिक्स? बिकॉज रिसेंटली आपके चैनल पे बहुत सारे डांस का आ रहा है। सो अर्लियर यू वर विद शामक दावर अकेडमी, बस्कर्स सॉरी, एंड अब आप हो गए हैं बचाता डांस फॉर्म के लिए। अभी अब दिल्ली जाके आपने कॉम्पिटिशन्स में भी कम्पीट किया है, जो फूदी देवी के चैनल पे आपको आपने वो किया था। सो ये दोनों बैलेंस कैसे, अब लाइक जैसे नए पैशंस आप एक्सप्लोर कर रहे हैं, सो वन ऑफ द बिगर क्वेश्चंस विच आई थिंक पीपल माइट हैव व्हेन अप्रोचिंग अ ब्रांड इज़ कि मैंने एक ब्रांड अपना फूड की इंडस्ट्री में बना लिया है, अब मेरे को एक दूसरा अपना पैशन दिख रहा है जो मेरे को इनकॉर्पोरेट करना है, बट मेरे को वो अपने प्राइमरी उससे दूर नहीं लेके जाना है। सो कईयों के साथ, हमारे साथ भी होता ही है हर रोज़ की एक पैशन है, डजंट मीन कि वो एक सिंगल लेयर है, पर्सन को मल्टी लेयर्ड एंड मल्टी फैसेटेड होते ही हैं सब। सो वो कैसे इनकॉर्पोरेट किया जाता है? सो अगेन भाई, जो मैं वर्क लाइफ बैलेंस कह रही थी कि वर्क चल रहा है, मेरे वर्क लाइफ बैलेंस नहीं है। क्योंकि अगर मुझे कहीं काम से जाना होता है तो भी समटाइम्स मेरे दोस्त साथ जाते हैं, कभी फैमिली साथ जाती है, तो एक मिक्स हमेशा रहता है।
एंड फिर डांस जब आया, सो डांस इज़ माई हॉबी, वो मुझे बचपन से पसंद है, बट आई नेवर थॉट ऑफ परस्यूइंग इट करियर वाइज या प्रोफेशनली. सो इतने टाइम से मेरा काम चल रहा है, मैंने कुछ टाइम पहले सोचा कि अभी मैं खुद के लिए कुछ कर नहीं रही हूँ, काम भी मेरे लिए है, बट एज अ रिक्रिएशनल एक्टिविटी आपको कुछ ना कुछ खुद के लिए करना बहुत ज़रूरी है. सो मैंने डांस क्लासेस ज्वाइन की, एंड उसमें भी बहुत फ़नी इंसिडेंट है. जब मैंने डांस क्लासेस ज्वाइन करने के लिए आई वेंट टू दैट क्लास. सो वो जिनकी क्लास थी उन्होंने मुझे यही कहा कि आप तो इन्फ्लुएंसर हो. मैंने उनसे पूछा फ़ीस कितनी है, तो उन्होंने कहा हम आपके साथ बार्टर कोलैबोरेशन करेंगे, आपको फ़ीस नहीं देनी. एंड उस टाइम मेरा रिस्पॉन्स, मतलब मैं खुशी खुशी अग्री भी कर सकती थी कि हाँ मुझे पैसे नहीं देने पड़ेंगे, बट मैंने कहा कि ये मैं खुद के लिए कर रही हूँ, ये मेरी हॉबी है, एंड ये मुझे डांस को भी काम नहीं बनाना है. सो मैं इसके पैसे दूंगी आपको. आई डोंट वांट दिस, मतलब मैं वर्क लाइफ बैलेंस बनाने की कोशिश कर रही हूँ, और आप एकदम उल्टा ही कह रहे हो उसका कि हाँ इसको भी आप काम बना लो, आ जाओ क्लास में भी वीडियोस बनाना. सो मैंने ऐसा नहीं किया. मैंने वहाँ एक बाउंड्री ड्रॉ की, एक लाइन कि नहीं ये मेरा काम नहीं है, ये मुझे खुद के लिए करना है, ये मेरा पर्सनल टाइम. सो ऑफकोर्स, बट क्योंकि वर्क लाइफ बैलेंस तो है नहीं, तो मैं अपने सोशल मीडिया पे डांस वीडियोस भी कभी कभी डाल देती हूँ. बट आई एम अज्यूमिंग दैट ऑल्सो मेक्स यू मोर पर्सनेबल. जैसे मैंने देखा, मेरा इमीडिएट रिएक्शन था कि आपको टेक्स्ट करूँ कि कहाँ पे आप सीख रहे हो, मेरे को भी जानना है, क्योंकि इतना अच्छा आप एक तो डांस करते हो. बट एक वो भी होता होगा कि इंटरेक्शन एंड ट्रस्ट ज़्यादा बनता है लोगों के साथ, क्योंकि दे कैन सी यू एक ही एरिया में नहीं, बट मल्टीपल एरियाज ऑफ योर लाइफ. Yes, and please, you all can follow me on Instagram. I'm just shamelessly promoting myself. आपने फॉलो किया मेरे को? The Foodie Devi. किसने किया? Personal account से. ओके, अब आप इस एक पॉइंट पे आ गए हो कि 30,000 फॉलोअर्स है, एंड नॉक ऑन वुड एवर ग्रोइंग. सो अब आप सस्टेनेबिलिटी के हिसाब से, लाइक एज अ ब्रांड द फूडी देवी का, क्या आपके नेक्स्ट स्टेप्स आप सोच रहे हो? नेक्स्ट स्टेप इज़ आई थिंक आज उसी की शुरुआत थी, बिकॉज पैंडमिक से पहले मैंने सोचा था, बिकॉज तब तक भी मुझे 4 साल हो गए थे, एंड मेरे काफ़ी सारे प्लान्स थे, बड़े बड़े प्लान्स थे कि अब मैं ये करूँगी ये करूँगी ये करूँगी, बट मोस्ट ऑफ दोज थिंग्स वर ऑफलाइन इवेंट्स, क्योंकि अभी तक मेरी प्रेजेंस ऑनलाइन है, मेरा फॉलोअर्स से भी जो इंट्रैक्शन है वो ऑनलाइन रहा है. तो मैंने ऑफलाइन जैसे वर्कशॉप्स ऑर्गेनाइज करने का, एंड और भी काफ़ी इवेंट्स मैंने सोचे थे, बट पैंडमिक आ गया बीच में और फिर सब कुछ ख़त्म हो गया. बट अगेन अभी बिकॉज थिंग्स आर बेटर, एंड कोविड है अभी भी पर कम है. सो नेक्स्ट स्टेप इज़ टू ऑर्गेनाइज मोर ऑफलाइन इवेंट्स. जैसे आज मैं आई तो मुझे आज और मोटिवेशन मिला कि मुझे और ऑफलाइन इवेंट्स करने चाहिए, जिससे और लोगों तक ब्रांड पहुँचे और लोगों को अवेयरनेस मिले सोशल मीडिया के बारे में, इन्फ्लुएंसर मार्केटिंग के बारे में. सो दैट इज़ माई नेक्स्ट स्टेप. So, Radhika, like you were talking about the pandemic and COVID, so how did your brand sustain through that phase? And I even saw in your awards that you won one of the most engaging content creator on Instagram, even during the lockdown. So how did you cope with that? इनिशियली व्हेन लॉकडाउन हैपेंड मेरे हाथ पैर फूल गए. मैंने कहा अब तो इनकम तो मेरी ज़ीरो हो ही गई है, एंड इनकम अगेन बिकॉज आई एम फ्रॉम अ प्रिविलेज बैकग्राउंड जहाँ मैं आई एम लिविंग विद माई पेरेंट्स. तो मुझे इतना पता था ठीक है, इवन दो माई इनकम इज़ ज़ीरो अभी, लेकिन ठीक है मैं अपने फैमिली के साथ रह रही हूँ, दे कैन सपोर्ट मी फाइनेंशियली. पर एक बैक ऑफ द माइंड था कि ठीक है पैसे नहीं आ रहे, पर इंस्टाग्राम ऐसा प्लेटफॉर्म है, अगर मैंने कुछ कंटेंट नहीं बनाया तो लोग भी इंटरेस्ट लूज़ कर देंगे, एंड सभी घर पे अभी तो सब, मतलब जो लोग नहीं चलाते इंटरनेट वो भी चला रहे हैं. सो पहले मैं एक हफ़्ता तो मैं अलग जोन में चली गई कि यार वो शिट अब मैं क्या करूँगी, मेरे पास तो कुछ करने को ही नहीं है. बट इवेंचुअली आई रियलाइज़ कि नहीं, हैव टू मेक यूज़ ऑफ वॉट एवर आई हैव. मैंने कुकिंग मुझे आती थी, बट मैंने कभी इतना टाइम नहीं मिलता था करने का. तो लॉकडाउन में आई थिंक हम सब ने ही बहुत कुकिंग की होगी घर पे मिलके. मैंने भी वही किया, एंड आई रियलाइज़ कि बिकॉज सब लोग घर पे हैं, सब कुक करना चाह रहे हैं, मैंने कुकिंग वीडियोस डालना स्टार्ट किया, जो मैंने आज से पहले कभी अपने चैनल पे नहीं डाली थी. एंड आई यूज़ टू मेक अ न्यू डिश एवरी डे. मतलब मैं रोज़ रात को मेरा ये होता था मुझे कल क्या बनाना है, मैं रोज़ एक नई डिश, मैंने पूरे लॉकडाउन में हर रोज़ कोई ना कोई एक नई डिश बना के पोस्ट किया. एंड आई थिंक दैट इज़ वॉट केप्ट पीपल एंगेज्ड, और
बीच में मैंने थोड़ा फ़नी कंटेंट भी डालना स्टार्ट किया था बिकॉज लॉकडाउन में इतनी चीज़ें हो रही थी एंड इसीलिए People needed something yeah to laugh. they also wanted to be entertained. I also wanted to be entertained. बट ऐसी बिग सिचुएशन में आई एम अज्यूमिंग, क्योंकि प्राइमरी बीइंग रेस्टोरेंट रिव्यूइंग टाइप का इंडस्ट्री, आप होम कुकिंग भी शुरू कर रहे थे, बट आई ऑल्सो रिमेंबर आपने एट होम एंड क्लाउड किचन्स को उस वक्त बहुत ज़्यादा प्रमोट किया था. सो हाउ डिड दैट शिफ्ट ऑल्सो हैपन कि ठीक है अब ये रेस्टोरेंट्स क्लोज हो गए हैं, तब क्लाउड किचन ऑल्सो एट दैट टाइम आई डोंट थिंक इतने बड़े थे जो अब पोस्ट पैंडमिक हुए हैं. सो उस टाइम पे वो एक नीश ढूंढना एंड वो नीश को देन मार्केट करना, लाइक प्रमोट उस तरीके से करना, रिव्यू करना, वो कैसे हुआ? अगेन टाइम के साथ आपको भी चेंज होना होगा. यू हैव टू अडेप्ट टू जो भी चेंजेस आ रहे हैं. ब्रांड को भी उसी तरह से अडेप्ट करना पड़ेगा. अभी ऐसा तो नहीं हो सकता कि लॉकडाउन चल रहा है एंड थोड़ी थोड़ी चीज़ें खुल गई है. अभी अगर मैं जाके कैफ़ेज़ बंद है, अब मैं फिर भी जाके कैफ़ेज़ की बातें कर रही हूँ, तो ये तो बिल्कुल ही रिलेटेबल नहीं है. मतलब आई विल मेक अ फूल ऑफ माई सेल्फ इफ आई डू दैट. तो आपको अडेप्ट करना होगा कि टाइम्स के साथ जो भी करंटली चीज़ें चल रही हैं. अच्छा अभी अगर क्लाउड किचन ज़्यादा आ रहे हैं, होम बेकर्स आ रहे हैं, होम शेफ्स आ रहे हैं, तो उनके बारे में ज़्यादा बात करनी चाहिए, उनको प्रमोट किया जाए, उन्हें आगे विजिबिलिटी मिले, बिकॉज दैट इज़ वॉट इज़ गोइंग ऑन. इवन एंड सिमिलरली जब सेकेंड लॉकडाउन हुआ लास्ट ईयर, व्हेन थिंग्स वर 10 times more difficult for everyone, तब मतलब आपकी भी एक मेंटल स्टेटस होती है एंड तब चीज़ें इतनी ख़राब थी कि मुझे कुछ भी करने का मन नहीं करता था. एंड मेरे पास था प्लेटफॉर्म एक, तो जैसा मैंने कहा कि मैं हमेशा ट्राई करती हूँ कि मैं अपना ऑथेंटिक सेल्फ आगे रखूँ. तो उस समय अगर मुझे खुद ही नहीं अच्छा लग रहा, मतलब मैं ऐसा नहीं कर सकती कि मुझे अंदर से अच्छा फील नहीं हो रहा है और मैं इंस्टाग्राम पे जाके खुशी खुशी वीडियोस बना के डाल दी या कुछ भी कर दिया. सो उस टाइम भी मैंने काम थोड़ी देर के लिए छोड़ दिया. एंड अगेन मैंने अपने प्लेटफॉर्म का यूज़ करके कोविड में लोगों को जो रिक्वायरमेंट्स थी मेडिसिन्स की, ऑक्सीजन सिलेंडर्स, उन चीज़ों की इंफॉर्मेशन एम्पलीफाई की, लोगों की हेल्प करने की कोशिश की. सो दिस इज़ अनदर बिग क्वेश्चन. सॉरी, आपने कहा कि आपने कुछ समय के लिए प्लेटफॉर्म छोड़ दिया. एज अ एंटरप्रेन्योर माई सेल्फ, मैं किसी दिन मार्केटिंग नहीं करूँ, मेरा अगर एक पोस्ट नहीं जाए, मेरा ब्लॉग स्केड्यूल्ड है, सो मेरे को डर लगता है कि यार मेरी रेलिवेंसी रहेगी या नहीं रहेगी उसके एंड ऑफ इट. सो अगर आप ऐसे एक ब्रेक ले रहे हो, सो वॉट इन द कॉन्फिडेंस कि ठीक है मेरे को एक ब्रेक अभी ज़रूरत है, आई नीड दिस ब्रेक फॉर माई सेल्फ, बट आई नो कि जब मैं वापस आऊँगी माई फॉलोअर्स आर स्टिल देयर, कि लाइक यू नो, एंड आपकी इतनी लॉयल फॉलोइंग है. तो ये अगेन हर इन्फ्लुएंसर को मुझे लगता है फर्स्ट ऑफ ऑल फ्री थेरेपी मिलनी चाहिए, क्योंकि सबकी मेंटल हेल्थ बहुत ख़राब होती है, क्योंकि किसी को पता ही नहीं ब्रेक कब लेना है. अगर आप कॉर्पोरेट वर्ल्ड में तो आपको पता है मंडे टू फ्राइडे आपको काम करना है, सैटरडे संडे आपकी छुट्टी है. बट एज एन इन्फ्लुएंसर कोई मंडे नहीं है, कोई संडे नहीं है, कुछ वर्किंग आवर्स स्पेसिफाइड नहीं है. लोगों को लगता है कुछ काम नहीं है, जा रहे हैं फ़ोटो खींच के वीडियो बना के डाल रहे हैं, बट ऐसा नहीं है. हर एक वीडियो के पीछे इतना टाइम लगता है. सो जब भी ब्रेक लेने की बात आती है तो आप खुद ही को मैं क्वेश्चन करती हूँ कि नहीं यार, जो यू सेड कि लोग मुझे फिर भी याद रखेंगे या नहीं, रेलेवेंसी रहेगी या नहीं. बट अगेन ओवर द ईयर्स मैंने खुद को पहला ब्रेक 5 साल बाद दिया था क्योंकि तब तक भी बहुत लेट हो गई थी. बट मैं नहीं, नाउ इट्स हाई टाइम. अगर मैंने अभी खुद को ब्रेक नहीं दिया तो फिर कोई पॉइंट ही नहीं रहेगा ये सब करने का, मैं कंटिन्यू ही नहीं कर पाऊँगी. सो अगेन क्लियर कम्युनिकेशन विद द फॉलोअर्स, उन्हें भी अवेयर करना है मेंटल हेल्थ के बारे में कि ऐसा. एंड आई कीप टॉकिंग अबाउट इट रेगुलरली. नहीं ब्रेक, चाहे आप कोई भी कैसे भी इंसान हो, आप अगर जॉबलेस भी हो देन ऑल्सो यू स्टिल नीड टू टेक अ ब्रेक फॉर योर सेल्फ. एंड ये मैंने क्लियरली कम्युनिकेट किया ऑडियंस को, एंड देन आई डिसाइडेड टू टेक अ ब्रेक. So what was the prequel to the break? Like did you actually plan content also कि चलो थोड़ा बहुत मेरे को कोविड अवेयरनेस का डालना है बीच में, या फिर वो था कि ठीक है टुडे आई एम फीलिंग लाइक आई वांट टू पोस्ट सो आई पोस्ट ऑन द स्पॉट? डिपेंड्स. जैसे उस टाइम का जो मैं बता रही हूँ, दैट टाइम इट वाज ऑल अबाउट कोविड, तो मैंने सिर्फ कोविड रिलेटेड इन्फॉर्मेशन ही पोस्ट की है. बिकॉज ऐसा भी हुआ है रात को मुझे 12-1 बजे लोगों के मैसेज आ रहे थे कि हमें इस चीज़ की रिक्वायरमेंट है, आप प्लीज़ पोस्ट कर दो. तो मैं रात को वो पोस्ट भी कर रही हूँ. एंड काफ़ी डिसहार्टनिंग भी था बिकॉज मैं खुद उस मेंटल स्टेट में नहीं हूँ, बट आई वांटेड टू हेल्प समवन. तो मैंने की लोगों की हेल्प एंड काफ़ी दिन तक मैंने ये किया. बट उसके बाद भी एक मेरा पॉइंट है कि नहीं, अब मेरे लिए ही बहुत ओवरवेलमिंग हो रहा है. तो मैंने वहाँ पे भी एक स्टेप बैक लिया कि ठीक है अभी मैं 2 दिन खुद को देती हूँ जहाँ मैं कुछ भी नहीं करूँगी. Then I'll continue with my work and with the spreading awareness as well. So with work,
जैसे अभी आपने बोला, मेरे दिमाग में मिसकंसेप्शन पहले रहता था कि फूड ब्लॉगिंग या फिर कोई भी अपना इन्फ्लुएंसिंग देखते हैं कि चलो अपन ने ऑर्डर किया या फ़ोटो खींची, थोड़ा सा उसके लिए एक पैराग्राफ लिखा इंस्टाग्राम पे एंड यूर डन. बट नाउ आई एम रियलाइजिंग इट्स वे 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 ब्रॉडर. हर एक पोस्ट नीड्स टू बी हाईली क्यूरेटेड एंड वो like पूरा planned in a strategic manner. So how do you go about कि okay, this post is supposed to go out, also I need to post constantly, so I need to think about concepts regularly. So how do you approach even creating content strategically? फर्स्टली लाइक द आइडियाज़ कम टू माई माइंड. कुछ भी मैं अभी यहाँ मुझे बैठे बैठे भी 2-3 आइडियाज़ आ गए जो मैंने दिमाग में नोट किए, विच आई राइट डाउन. सो वेन एवर रैंडमली मुझे कोई भी आइडिया आता है तो मैं उसे नोट कर लेती हूँ अपने फ़ोन में या डायरी में, सो दैट आई कैन थिंक अबाउट इट लेटर एंड मैं अच्छे से उस पर काम कर सकूँ. एंड लाइक यू सेड, पोस्ट इतनी सारी चीज़ें पोस्ट करनी होती है, कंटेंट एडवांस में क्रिएट करना होता है. पहले 5 साल पहले तक तो मैं तुरंत उसी समय करती थी कि अच्छा अभी पोस्ट करना है, चलो ये पोस्ट कर देते हैं. बट नाउ क्योंकि कंपटीशन भी इतना बढ़ गया है, इतने सारे और इन्फ्लुएंसर्स हैं, यू हैव टू बी अप टू डेट विद एवरीथिंग. इवन अभी मुझे यहाँ पे 12:30 आना था, तो यूजुअली मैं 12:30 पोस्ट करती हूँ. तो मैंने आने से पहले कल रात को पूरा एक पोस्ट बना के रखा, उसका पूरा कैप्शन लिख के रखा एंड जस्ट आने से पहले आई पोस्टेड दैट. सो यू हैव टू प्लान एवरीथिंग कि कब क्या पोस्ट करना है. एंड बिकॉज इतने ब्रांड कोलैबोरेशंस होते हैं, उनकी भी टाइमलाइंस होती है कि हमें इस पर्टिकुलर टाइम पे ही ये पोस्ट करना है. सो यू हैव टू मेक श्योर एंड कीप अ शेड्यूल फॉर इट. सो अभी अगर कोई इस इंडस्ट्री में लाइक ऑनलाइन जाना चाह रहा है, इंस्टाग्राम हो या फिर कोई और प्लेटफॉर्म हो, सो व्हाट एडवाइस वुड यू गिव कि इस तरीके से तुम्हें अब अप्रोच करना चाहिए, क्योंकि आपका स्टार्टिंग में लर्निंग कर्व काफ़ी हाई रहा है. सो ऐसी कौन सी मिस्टेक्स हैं जो बाकी सब भी अवॉइड कर सकते हैं? अब तो काफ़ी मतलब अच्छी चीज़ भी है, बुरी चीज़ भी है इसमें. अगर आप अभी कुछ स्टार्ट करना चाहते हैं सोशल मीडिया पे, अच्छी चीज़ ये है कि आपके पास इतने सारे रिसोर्सेज हैं. अगर आपको कुछ भी नहीं आता है तो भी आप स्क्रैच से सीख सकते हो. जैसे मैंने कहा यूट्यूब पे और भी चीज़ें, और भी बहुत प्लेटफॉर्म्स हैं जहाँ से आप सीख सकते हैं. बट बुरी बात ये है कि अब कंपटीशन भी इतना बढ़ गया है कि आप अगर आज बोलो कि मुझे फूड ब्लॉगर बनना है, बन सकते हो. ऑफ कोर्स अगर पैशनेटली यू फॉलो इट, आप उसमें सक्सीड भी करोगे, बट मुश्किल थोड़ा ज़्यादा हो गया है. बट स्टिल आप सीखो एंड जिस चीज़ के लिए आप पैशनेट हो वो करोगे तो यू विल गेट सक्सेस फॉर श्योर. सो अब अगर किसी स्टूडेंट्स के कोई क्वेश्चंस, सब इंस्टाग्राम चला रहे थे. आइडिया ऐसा था कि मैं उस समय कॉलेज में थी खुद, तो उस समय मैं और मेरे फ्रेंड्स कॉलेज बंक करके जाते थे. बहुत सारे नए नए कैफ़ेज़ खोलते थे, हम कॉलेज बंक करके घूमने चल जाते थे. एंड फिर इतना इसके आगे की बात सुननी है. अच्छा, मुझे अब वापस नहीं बुलाया जाएगा कि बच्चों को कॉलेज बंक करने के लिए. इनको हम सिखाएंगे, आगे की बात सुनो, अभी वो बाकी है. तो कॉलेज बंक करके हम काफ़ी घूमने जाते थे इधर उधर. एंड जैसा मैंने कहा, मुझे फ़ोटोग्राफी का काफ़ी शौक था, खाने का तो था ही. एंड कहीं भी हम बाहर जाते थे तो मैं उसकी फ़ोटोज़ लेती थी. तो मुझे कुछ फ्रेंड्स ने भी कहा कि कुछ स्टार्ट करो. कुछ उन्हें भी नहीं पता था क्या स्टार्ट करो, बट वो बोलते रहते थे कुछ करो इससे रिलेटेड. एंड देन इंस्टाग्राम उस समय जस्ट नया ही आया था प्लेटफॉर्म. सो मैंने सोचा कि इतने लोग मुझसे पूछते रहते हैं हम कहाँ जाएँ या क्या खाएँ, तो मैंने कहा पर्सनली तो मैं किसको कितने जवाब दूंगी, तो एक मैं पब्लिक प्लेटफॉर्म बनाती हूँ जिस पे मैं अपनी रिकमेंडेशंस पोस्ट करूँगी तो लोग अपने आप फॉलो करके जा सकते हैं. सो ऐसे मैंने स्टार्ट किया धीरे धीरे. यही तो बहुत बड़ा मिसकंसेप्शन है. आई थिंक हमें बचपन से सबको सिखाया गया है कि आप कुछ भी करते हो तो यू शुड हैव एन आइडल या कोई आपका मेंटोर होना चाहिए, जो मुझे लगता है ज़रूरी नहीं है. मतलब हर जने को नहीं मिलता. मुझे भी एक पॉइंट तक, जैसा मैंने शुरू में कहा था, मुझे कभी पता ही नहीं था कि मुझे बड़े होकर क्या करना है. तो मुझे गिल्टी फीलिंग रहती थी कि सबके पास है, कि सबको था कि अच्छा मैंने शाहरुख खान को देखा है मुझे एक्टर बनना है, या मैंने इस न्यूज़ रिपोर्टर को देखा है मुझे जर्नलिस्ट बनना है. और मेरे लाइफ में कोई ऐसा था नहीं फिगर. तो मुझे गिल्टी फीलिंग होती थी कि शायद मेरे पास कोई मेंटर नहीं है, तो इसीलिए मुझे पता भी नहीं क्या करना है. बहुत साल मैंने वेस्ट किए ये सोचने में. बट जब मुझे इस चीज़ के लिए आई वॉज पैशनेट, मैंने ये स्टार्ट किया,
तो मैंने रियलाइज़ किया कि मेरा तो कोई मेंटर नहीं था, बट आई कैन प्रोबेबली गाइड अदर पीपल टू डू द सेम थिंग. So Radhika, one of the core values of your brand, आपने बोला कि honesty है. So after 6 years of being in the industry, do you think वो कहीं पे compromise हुआ, or is it still that true to your brand? इट इज़ ट्रू, बल्कि मुझे लगता है बीच में ज़रूर वो शायद कॉम्प्रोमाइज़ कभी कभी मुझे डर लगता था, क्योंकि मुझ में खुद में इतना कॉन्फिडेंस नहीं था कि मैं कैसे कन्फ्रंट करूँ सामने वाले को, कि अगर मेरा एक्सपीरियंस अच्छा नहीं तो मैंने कैसे बोलूँ. बट हिम्मत करके मैंने बोला, और अब बिकॉज उतना कॉन्फिडेंस बूस्ट मुझे मिल गया है कि अब मैं कॉन्फिडेंटली कह सकती हूँ सामने वाले को, अगर कितना ही कोई भी बड़ा आदमी आ जाए, आई कैन स्टिल कन्फ्रंट दैट पर्सन कि नहीं ये सही नहीं था, या आपने मुझे जो एक्सपीरियंस दिया दैट वाज नॉट गुड. तो टाइम टू टाइम की बात है, आपका कॉन्फिडेंस जैसे जैसे गेन होगा यू विल बी एबल टू स्टैंड विद योर ब्रांड वैल्यूज़ और भी ज़्यादा. So do you think that these conflicts were reflected on the kind of partnerships and sponsorships you were getting? Yes, because like I said, there are so many different types of people. कि कुछ लोगों की अप्रोच होती है कि नहीं, अगर इसने हमें एक बार ऐसा कह दिया कि मना कर दिया कि नहीं मैं आपका काम नहीं करूँगी बिकॉज ऐसा था, अकॉर्डिंग टू देम उनका काम सही है, हो भी सकता है, बट इट्स नॉट, ये मेरा पेज है, मेरा काम है. आई विल डिसाइड कि मुझे कैसे करना है, मुझे अपने ब्रांड को कैसे आगे लेके जाना है. एंड इफ़ ये मुझे रेजोनेट नहीं हो रहा है आपका ब्रांड, तो मैं आपको बता रही हूँ. एंड पीपल टेक इट डिफरेंटली. अगर वो ईगो पे ले लेते हैं, सो दे आर वेरी रिवेंजफुल. ऐसा बहुत सारे लोग हैं जयपुर में. सो दे फील कि अच्छा इसने ऐसा बोल दिया तो अब हम इससे कभी एसोसिएट ही नहीं होंगे. सो ऐसा होता है. बट देर आर अदर पीपल हु अंडरस्टैंड कि नहीं, शी इज सेइंग समथिंग बिकॉज दिस इज़ हर वर्क, तो ऑफकोर्स शी इज़ बेटर एट दिस. वो समझते हैं और फिर वो उस चीज़ को चेंज भी करते हैं. जैसे मुझे डर लगता है, इफ़ आई वॉन्ट टू ओपन अ रेस्टोरेंट समडे, तो अगर मैंने कभी रेस्टोरेंट खोल लिया तो जिन लोगों का मैंने खराब रिव्यू लिखा है वो आके फिर मेरे रेस्टोरेंट के लिए खराब लिखेंगे. एनी अदर क्वेश्चन? पहले इंस्टाग्राम प्रोफाइल बना लो. धीरे धीरे जो भी चीज़ का आपका बिजनेस है आप उसके बारे में रेगुलर पोस्ट करो. अगर जैसे मेरा फूड का है तो मैं उससे रिलेटेड रेलेवेंट कंटेंट पोस्ट करूँगी, और भी जो उस आपके बिज़नेस की फील्ड जो भी है उससे एसोसिएटेड जो लोग हैं आप उन्हें फॉलो करो, उनसे बातचीत करो कि वो कैसे ग्रो कर रहे हैं, उनकी जर्नी देखो, और अपना जो कुछ एक यूएसपी ढूंढो पहले कि मेरे बिज़नेस में ऐसी क्या चीज़ है जो मुझे बाकी सिमिलर बिजनेसेस से अलग सेट करती है अपार्ट. उस चीज़ पे फोकस करके अपने ब्रांड को ग्रो करो. एंड इर्रिस्पेक्टिव क्या बिज़नेस है, आई थिंक हर टाइप के बिज़नेस को सोशल मीडिया की ज़रूरत है इस टाइम पे. सो करो, इफ़ पॉसिबल धीरे धीरे अपनी एक टीम भी बिल्ड करो, क्योंकि अकेले करना मुश्किल हो जाता है. रेगुलर कंटेंट पोस्ट करो, अपने फील्ड के लोगों को मिलो, उनसे बातचीत करो कि वो क्या कर रहे हैं, एंड धीरे धीरे आपको खुद ही समझ आ जाएगा फिर क्या करना है. सो जस्ट अ फॉलो अप, कंटेंट में हैशटैग्स जैसा भी बहुत प्रीमियम वो प्राइम चीज़ होती है, हाउ इम्पोर्टेंट आर दे एक्चुअली? आई डोंट थिंक इट्स इम्पॉर्टेंट एनी मोर. पहले थे कुछ 2-3 साल पहले तक हैशटैग्स आर वेरी इंपॉर्टेंट, क्योंकि तब क्वांटिटी ऑफ कंटेंट बहुत कम था, तो हैशटैग होता था तो आप उसमें जाके देख सकते हो कि 500, 1000, 2000 पोस्ट हैं. बट अभी आप कोई भी एक कॉमन हैशटैग उठाओगे उसमें कम से कम 3 मिलियन 10 मिलियन इतने पोस्ट ऑलरेडी एडेड हैं. सो वो हो जाएगा, इस वाला कोई मतलब नहीं है. आई स्टिल यूज़ हैशटैग्स क्योंकि उससे मेरा कोई लॉस नहीं हो रहा है, लेकिन मैं उस पर अपनी एंगेजमेंट बेस नहीं कर रही हूँ कि मुझे पता है कि इससे मुझे कोई ज़्यादा फ़ायदा नहीं होगा, बट कोई लॉस नहीं हो रहा है, तो आई स्टिल यूज़ इट टू मेक इट रेलेवेंट. सो फॉलोअर्स ग्रो करने के लिए, और लाइक आपने कहा कि सिमिलर बिजनेसेस को देखो और उनके कोलैबोरेशंस देखो, बट यूजुअली सिमिलर बिजनेसेस कोलैबोरेट करने के लिए इतने ईजिली ओपन नहीं होते हैं जब सेम इंडस्ट्री होती है, क्योंकि दे सी यू एज अ कॉम्पिटिशन, वेरी फ्रैंकली स्पीकिंग. सो फॉलोअर्स बढ़ाने के लिए क्या और यूज़ कर सकते हैं? आई थिंक इंस्टाग्राम पे हो आप तो रील्स इज़ द बेस्ट थिंग, क्योंकि उसमें आप रील्स बनाते हो. अगर जैसे आपने कहा आपको बिज़नेस स्टार्ट करना है, तो जो भी चीज़ का बिज़नेस है आप उसकी रील्स कंटेंट ज़्यादा बनाओ जी, क्योंकि रील्स बनाते हैं तो वो सिर्फ ऐसा नहीं, अगर आपको अभी 10 लोग भी फॉलो करते होंगे तो रील ऐसा नहीं है 10 लोगों तक पहुँचेगी, वो पूरी दुनिया तक पहुँचेगी, क्योंकि रील्स टैब में आती है एंड वो कोई भी देख सकता है. एंड अगर अच्छी रील है तो वायरल भी जाती है.
एंड दैट इज़ द बेस्ट वे टू इंक्रीज योर फॉलोअर्स, क्योंकि हर पूरी दुनिया में से लोग आपकी वीडियोस देखते हैं, इफ दे लाइक योर कंटेंट दे विल फॉलो यू. So Radhika, I believe the entire point of this session is to talk about how to make a brand successful. And success is one thing that is very subjective. सबके लिए बहुत different definition होता है. So what has been your definition of success for your brand? फॉर मी लाइक आई सेड कि मुझे कभी पता नहीं था क्या करना है, और मैं हमेशा कंफ्यूज स्टूडेंट रही हूँ कि नहीं पता क्या करना है. फॉर मी सक्सेस इज कि नाउ लाइक सर मेंशन कि आर यू सैटिस्फाइड विद योर वर्क नाउ. तो ये क्वेश्चन सुन के मुझे रियलाइज़ है कि येस, अभी मुझे अंदर से खुशी मिलती है अपना काम करने में. ऑफ कोर्स कभी कभी छुट्टी लेने का मन करता है, बट स्टिल एट द एंड ऑफ द डे मुझे अपना काम करना पसंद है. डू वॉट यू लव, लव वॉट यू डू. सो आई थिंक वो मैं वहाँ पे पहुँच चुकी हूँ. सो आई थिंक दैट इज़ सक्सेस फॉर मी. वो तो कुछ भी आप करोगे ना, पेरेंट्स सबसे पहले सुनाएंगे आपको कि तुम तो डॉक्टर बन रहे थे, ये सब क्या कर रहे हो, कॉलेज बंक कर रहे थे तुम इतने टाइम तक, हमने फीस भरी है तुम्हारी. बट अगेन जोक्स अपार्ट, वो आपको ये भी समझ, मतलब मैंने समझा कि मेरे पेरेंट्स हैं वो दूसरी जनरेशन से, उन्हें पहली बात इंटरनेट, इंस्टाग्राम ये सब नहीं पता. तो मैं ऐसा नहीं कर सकती कि एकदम से मैं जाके उन्हें बोल दूँ कि देखो ये है, मैं डेंटिस्ट्री छोड़ के ये करें. ऐसा नहीं कर सकते. आपकी अप्रोच भी वैसी होनी चाहिए कि आप उन्हें धीरे धीरे. मैंने इंस्टाग्राम पे जब मैंने स्टार्ट किया था तो उनको पता भी नहीं था, क्योंकि वो इंस्टाग्राम पे नहीं थे. तब मैंने एज अ हॉबी स्टार्ट किया. धीरे धीरे जब मुझे उसमें और सक्सेस मिलती गई, रिकग्निशन मिलती गई, तब मैंने उन्हें बताया कि ऐसा है कि अब मुझे स्विच करना है. तब भी देवर लिटिल हेजिस्टेंट कि वो ऑब्वियसली बड़ी बात है, आप डॉक्टरी छोड़ के ये क्या कर रहे हो जो हमें पता भी नहीं. तो उनके लिए आई थिंक तब चेंज हुआ जब बाकी लोग उन्हें आके बताने लग गए कि हमने आपकी बेटी का काम देखा या कुछ भी. उन्हें कोई जब सोसाइटी आके वैलिडेशन देती है पेरेंट्स को, आई थिंक तब उन्हें ज़्यादा समझ आता है कि हाँ नहीं, जो भी कर रहे हैं हमारे बच्चे सही कर रहे हैं. सो वही है, जब तक आप कुछ करोगे आपको अंदर से भी लगेगा मैं कुछ सही कर रही हूँ, एंड आप जेन्युइनली वो चीज़ के लिए पैशनेटली सही कर रहे होगे, तो इवेंचुअली उन्हें भी, पेरेंट्स को भी समझ आएगा. तो मैं मतलब कोशिश करती रही कि नहीं, जैसे आज भी है, मुझे 6 साल हो गए, मेरी मम्मी है, उन्हें पता तो है कुछ कर रही है सही है, बट उन्हें समझ नहीं आता क्या कर रही है. तो इवन अभी भी मुझे कहती हैं कि तुम कोई 9 to 5 वाला जॉब क्यों नहीं कर लेती. तो मुश्किल है उन्हें समझाना, बट अगेन उन्हें कॉन्स्टेंटली फिर वो भी पढ़ती रहती है कि अच्छा इसने ये चीज़ें अचीव की है, सक्सेस मिल रही है. तो एट द एंड ऑफ द डे वो अपने आप खुद ही को समझा लेते हैं. मोटिवेशन तो ये होता है कि चलो ठीक है, आज से स्टार्ट करते हैं, आज कर लेते हैं, फिर वो नेक्स्ट डे फिर तो वही मोटिवेट आपको खुद ही करना है. एंड ऐसा नहीं है कि मतलब मुझे पता है कि सोशल मीडिया ऐसी चीज़ है कि आपको रोज़ ही कुछ ना कुछ पोस्ट करना है. अगर आपने नहीं किया तो आपको डर रहता है कि आप पीछे रह जाओगे, बट ऐसा नहीं है. आपको कॉन्स्टेंट एक खुद को भी ब्रेक देना होगा. आप डिसाइड करो ना कि मेरा अगर रोज़ मन नहीं करता है करने का, डिसाइड कर लो हफ्ते में मैं 2 दिन ही करूँगा, बाकी दिन नहीं करूँगा. तो एक शेड्यूल भी बनेगा एंड दिमाग को ब्रेक भी मिलता रहेगा, आइडियाज़ भी ज़्यादा आएंगे. तो ऐसा ज़रूरी नहीं है कि मोटिवेट हो कि मैं तो दिन रात अब मैंने स्टार्ट किया तो मैं बस यही करूँगा. ऐसा नहीं है. आप अपनी लाइफ जियो, अपने और भी चीज़ें, अपनी स्टडीज़ कर रहे हो, आप खुद को अलग से टाइम दे रहे हो, फ्रेंड्स के साथ हो, फैमिली के साथ हो, मतलब हर चीज़ को बैलेंस करके रहना है. मोटिवेशन का मतलब ये नहीं है कि अब ये स्टार्ट किया तो आप पागलों जैसे आप 24 घंटे यही काम कर रहे हो. ऐसा नहीं. आप सिलेक्ट कर लो कि मुझे इतने दिन ये काम करना है या इतने घंटे मुझे इस पे देना है. डेली इतना टाइम इस चीज़ को देना है, बाकी live your life. कॉलेज बंक करो. राधिका मैम, आप यहाँ पे आए और इतना इंटरेस्ट जो आपने सेशन लिया है, वेरी आपको थैंक देता हूँ मैं, क्योंकि बच्चों को रूबरू है कि एक डेंटिस्ट इन फ्यूचर में चाहे तो अपना प्रोफेशन चेंज करके कितना आगे बढ़ सकती है. आप लोग भी इस तरीके से, हम चाहते हैं बीबीए वाले स्टूडेंट्स हैं मैम कि फ्यूचर में जो इनके टारगेट्स हैं किस तरीके से ये आगे बढ़ सकें. तो आपको सबसे इंस्पायर होना चाहिए कि आप टारगेट सेट कीजिए पहले कि हमको कहाँ पे मूवमेंट करना है इन लाइफ. राधिका मैम में सेशन बहुत शॉर्ट था,
मैं चाहूँगा अग्रवाल पीजी कॉलेज के माध्यम से आप टाइम टू टाइम हमारे कॉलेज को आप आएँ और ऐसे सेशंस और आयोजित करें बड़े लेवल पे, आप लेवल पे तो डिपार्टमेंट कॉमर्स और पूरा कॉलेज ही क्यों नहीं है, तो हम आपसे टाइम लेंगे साक्षी मैम के जरिए। तो आप नेक्स्ट जब भी हम सेशन करें एक बड़े लेवल पे करें और आप अग्रवाल कॉलेज में टाइम टू टाइम आते रहें, हमारी आपसे गुजारिश है। थैंक यू वेरी मच राधिका मैम के लिए। साक्षी का भी मैं तहे दिल से धन्यवाद दूंगा जो इन्होंने हमारे लिए बहुत इतना ऑर्गेनाइज कर रही है। हर फ्राइडे को एक ऐसी पर्सनलिटी से आपसे रूबरू करवाती है जो हमारे लिए फ्यूचर बेनिफिशियल है, हम उनसे इंस्पायर होते हैं। आंचल जी का भी बहुत बहुत धन्यवाद और मैम का सभी एम्प्लॉय में धन्यवाद दूंगा जो हमारे लिए बिल्कुल वेल ऑर्गेनाइज तरीके से सेशंस आयोजित होते हैं। थैंक यू वेरी मच।